डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम 10th क्लास की उर्दू का पेपर पैटर्न क्या है हमारे पास, और 10th क्लास की उर्दू में हम टाइम मैनेजमेंट हमने किस तरह से करना है और किस क्वेश्चन की जो लेंथ है हमने उसको कितना रखना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ऐसे टॉप स्कोरर्स होते हैं, स्कूल में वो टॉपर्स होते हैं, ठीक है, अपने इलाके में वो टॉपर्स होते हैं, लेकिन जब वो बोर्ड के एग्जाम्स देने जाते हैं तो स्टूडेंट्स 9th और 10th क्लास के स्पेशली बच्चे जो हैं इन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि हमने बोर्ड में लिखना किस तरह से है, कितना लिखना है, किस तरह से चीज़ें लिखनी है। स्टूडेंट्स जब वो बोर्ड में जाते हैं उन्हें पता नहीं होता, और अक्सर स्टूडेंट्स के तो उर्दू में जो है वो सवाल रह जाते हैं क्योंकि उन्हें वक्त की मैनेजमेंट का पता ही नहीं होता कि उन्होंने टाइम को मैनेज किस तरह से करना है। ठीक है, और अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो लिख कर तो आते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि लिखना कितना है। ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और बड़ी तादाद में उनके मार्क्स जो है 9th क्लास के अंदर उर्दू में डिडक्ट हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी ज़रूरत के पेश नज़र जो है आज हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, अगर आप अपने 10th क्लास के एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लें और इसको अपने प्री बोर्ड पर इसकी जो स्ट्रेटेजी हम आप लोगों को बताने वाले हैं इसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आप उर्दू के अंदर 75 में से 73 74, इनफैक्ट अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप 75 मार्क्स पे उर्दू के अंदर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए बगैर किसी तखलीक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास हम देखेंगे कि उर्दू के पेपर में कुल जो है वो हमारे पास 75 नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन 75 में से हमारे पास जो 15 नंबर है वो हिस्सा मारूजी की हैं और हिस्सा इंशाइया के हमारे पास 60 नंबर हैं। अब स्टूडेंट्स हिस्सा मारूजी के 15 नंबर हैं और इसके लिए जो कुल वक्त आपको दिया जाएगा बोर्ड के अंदर वो हमारे पास 20 मिनट है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें हिस्सा मारूजी में से हिस्सा नसर जो आपको चैप्टर्स में से जो एमसीक्यूज आएंगे वो 7 हैं, जो हिस्सा नज़म आपको नज़मों में से एमसीक्यूज आएंगे वो 2 हैं, जो आपको गज़ल में से एमसीक्यूज आएगा वो 1 है। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर आपने ज़हन में रखना है कि वही एमसीक्यूज होते हैं जो चैप्टर्स के एंड पर दिए गए होते हैं, और जिन बच्चों ने खुलासे याद किए हुए हैं उन बच्चों को एमसीक्यूज करने में कोई भी दिक्कत जो है वो पेश नहीं आती। हाँ स्टूडेंट्स जो हैं आपने नज़म और गज़ल, ठीक है, आपने इसके एमसीक्यूज को किस तरह से तैयार करना है, एक तो जो चैप्टर के एंड पर एमसीक्यूज दिए गए आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद आपने जो नज़म है ना इनके अशार जो हैं आपने इनको अच्छी तरह से इनके रदीफ याद रख लें, इनके काफ़ी याद रख लें कि जो ये रदीफ ये काफिया जो है इस जो है वो शायर का है, क्योंकि आपसे अक्सर पेपर में ना वो एक शेर दे देगा और आपसे पूछेगा एमसीक्यू के अंदर बताएं कि ये किस शायर का है। ठीक है, तो आपने वो उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, अक्सर बच्चों के एमसीक्यू गलत हो जाते हैं तो आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है और इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो है वो गज़ल है, गज़ल के जो है वो शायर जो है वो आपको एक मिसरा दे देगा। ठीक है, एक मिसरे के अंदर से कोई वर्ड मिसिंग होगा, वो आपसे वर्ड पूछा हुआ होगा, इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो आपने अशार को अच्छी तरह से जहन में रखना है और जो किस अशार के अंदर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास कुछ ग्रामर से एमसीक्यूज आते हैं। ग्रामर स्टूडेंट्स बहुत आसान है, अगर आप लोग इसको करना चाहें तो आप एक दिन में इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसम, कलमा, हरफ, ठीक है, इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसकी इकसाम, कलमा की इकसाम, ये बहुत बेसिक सी ग्रामर है उर्दू की। अगर आप एक दिन भी इसको देंगे तो बहुत आराम से तैयार हो जाएगी। और इसमें से 3 एमसीक्यूज आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और एमसीक्यूज के नंबर आपको पता है कि कितने अहम है। अगर आप एमसीक्यूज में अच्छे नंबर ले लेते हैं तो आप 70+ मार्क्स बड़े आराम से ले जाते हैं। ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात भी कर रहा हूँ कि अगर एवरेज स्टूडेंट जो है, मैं टॉप स्कोरर की बात नहीं कर रहा, एवरेज स्टूडेंट अगर एमसीक्यू सारे ठीक कर लेता तो वो भी 70+ मार्क्स बहुत आराम से ले सकता है। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स इराब हैं, 2 इराब आते हैं। ठीक है, अब वो आपसे मुख्तलिफ जो है वो आपको एक लफ्ज़ दिए गए होंगे, अब उस पर मुख्तलिफ तरह से इराब लगाए गए होंगे, आपने देखना है कि दुरुस्त इराब जो है वो किस लफ्ज़ पर लगे हैं। स्टूडेंट्स ये आपको सिर्फ तभी आ सकता है जब आपको उस लफ्ज़ की असल प्रोनाउंसिएशन आती है। तो आपने क्या करना है इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें। जो आपको उर्दू कवायद इंशा के अंदर जितने भी इराब दिए गए हैं आप उनके बाकायदा से प्रैक्टिस करें, उन पर आप इराब लगा कर देखें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छा जो है वो स्कोर कर सकते हैं और अपने उर्दू के पेपर में, ठीक है, एमसीक्यूज के अंदर पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास हिस्सा है ये जो हमारे पास चैप्टर है बुक से, यहाँ से जो एमसीक्यूज आते हैं इनमें से पूरे पूरे जो है वो ठीक भी हो जाते हैं सारे। ग्रामर के एमसीक्यूज बच्चों के गलत होते हैं और अक्सर 3-3 4-4 एमसीक्यूज भी गलत होते हैं। तो आपने इस पर बाकायदा प्रॉपर तवज्जो देनी है और कोशिश करना है कि आपका एक एमसीक्यू भी गलत ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए अब जो है वो हिस्सा इंशाइया की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। हिस्सा इंशाइया में सबसे पहले हम जो है वो पेपर पैटर्न देख लेते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 2 है, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक में नज़म के अशार की तशरीह करनी होती है और एक में
गज़ल के अशार की तशरीह करनी होती है। सवाल नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमने इक़्तिबास की तशरीह करनी है। सवाल नंबर 4 में हमने सवालात के जवाब देने हैं, मुख्तसर सवालात होते हैं। सवाल नंबर 5 में हमने खुलासा तहरीर करना है। सवाल नंबर 6 हमारे पास मज़मून निगारी का होता है। और जो सवाल नंबर हमारे पास 7 है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जगह यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें आपको तफ़हीम व अबारत है, एक अबारत दी जाती है, उसमें से सवालात पूछे जाते हैं और आपने वो जवाब उसके ढूंढ कर लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि हमारे पास पेपर पैटर्न जो है साइंस शाइए का किस तरह से है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम देखते हैं कि हमने किस क्वेश्चन को किस नंबर पर अटेम्प्ट करना है ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो आ सकें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है, और कोशिश करें कि साथ जो है वो पेज निकाल कर इसको टाइम को और इन चीज़ों को लिखते भी जाएँ ताकि चीज़ें आपके एक नोट्स तैयार हो जाएं और आपको एंड पर जो है एंड तक बोर्ड से एक मतलब पहले भी आप इसको एक मतलब रिव्यू करके, ठीक है, आप अपने लिए बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं और आपको बार बार वीडियो जो है, ठीक है, उसको गो थ्रू ना करना पड़े, ठीक है। तो आप मेरे साथ एक पेज निकाल लें, उसके साथ साथ जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो लिखते जाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको 2.5 घंटे का पेपर होगा, 20 मिनट आपके एमसीक्यूज में चलेंगे, बाकी 2 घंटे 10 मिनट बचे, मतलब 130 मिनट आपके पास बच गए हैं। अब उन 130 मिनट के अंदर आपने सारा हिस्सा इंशाअल्लाह जो है उसको हल करना है। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपने क्या करना है, आपने किस सवाल को कितने नंबर पर करना है, आपने इसको ध्यान से सही में रखना है। स्टूडेंट्स जो है हमारे पास जो पहला सवाल है मुख्तसर जवाब दें, आपने इसको सबसे पहले करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो मुख्तसर सवाल जवाब दें, इनमें से 8 आते हैं, आपने 5 करने होते हैं। स्टूडेंट्स ये आमतौर पर जो है वो आसान होते हैं और ज़्यादा लंबे नहीं होते, 10 मिनट में आसानी हो जाते हैं। लेकिन हम बिलफर्ज कर रहे हैं कि पहला सवाल आप करने लगे हैं, ठीक है, बोर्ड में और 100 मसाइल होते हैं, आपने हाशिए वगैरह लगाने हैं, शीट्स का मसले आ गए, तो हम स्टूडेंट्स इसको 15 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। ये आपने इसके लिए 15 मिनट का टाइम जो है वो रख लेना। वैसे इसके लिए 10 मिनट का टाइम बहुत है, लेकिन आप इसके लिए, ठीक है, चूँकि पहला सवाल है आपने हाशिए वगैरह भी देखने होंगे, ठीक है, तो आप इसके लिए 15 मिनट का जो है वो वक्त जो है इसके लिए वक्फ करते हैं, ठीक है। अगर इसमें से टाइम बच जाता है तो वो आप एंड पर दोबारा अपने पेपर को रिव्यू करने के लिए, दोबारा से पढ़ने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले मुख्तलिफ सवाल के जवाब देने हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जो लेंथ है वो 2 सफ़ात है, ठीक है, और ये 2 सफ़ात बड़े आराम से आपके पूरे आ जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि उर्दू में हर सवाल को अपने नए पेज से स्टार्ट करना है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हमारे पास जितना आपको बताया जाएगा उतने पेजेस पर वो मटेरियल हल हो जाएगा और फिर जो नया क्वेश्चन है वो नए पेज से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स इसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ करनी है वो आपने अबारत, ठीक है, जो तफ़हीम व अबारत है आपको अबारत दी जाएगी, उसमें अपने सवाल के जवाब ढूंढ कर लिखने हैं। ये बहुत छोटी सी अबारत होती है, ठीक है, और उसके अंदर से जो बहुत छोटे छोटे जवाब होते हैं वो स्टूडेंट्स ने अक्सर याद किए होते हैं, रट्टे लगाए होते हैं उन्होंने, ठीक है, तो उन्हें बगैर देखे अबारत देखी उन्हें ज़बानी याद होती हैं, वो फ़ौरन से जवाब को सारे लिख देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके लिए भी बड़ी मुश्किल से, ठीक है, 5 मिनट 6 मिनट रिक्वायर है, लेकिन हम इसको 10 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, आप ताकि ये जो शुरू के टाइम है इसमें आप एक मिनट पर स्पीड पकड़ लें अपनी, ठीक है। जब 1 मिनट पर स्पीड पकड़ लेंगे तो फिर बाकी पेपर करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आपने उर्दू के पेपर में कभी भी ऐसा नहीं करना, शुरू में आप आराम से लिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, एंड पे कर लेंगे, एंड पे कर लेंगे और एंड पे जाके आपके लिए वक्त ही नहीं बचेगा। ये सबसे बड़ी गलती है जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता लिख रहे होते हैं कि एंड पे आके हम जो है वो तफसील से लिख देंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा आपने नहीं करना। एंड पे आके आपसे वो स्पीड नहीं पकड़ी जाती और आपका पेपर बहुत सारा रह जाता है, ठीक है। तो आपने शुरू से स्पीड से लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 जो है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है वो है खुलासा। स्टूडेंट्स अब 2 खुलासे आते हैं, एक जो है पहले आधे जो है आप कह लें जो चैप्टर्स हैं, फर्स्ट हाफ चैप्टर्स में से एक आ जाता है और सेकंड हाफ चैप्टर में से एक आ जाता है, ठीक है। यूजुअली ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इससे चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने खुलासे को अच्छी तरह से तैयार करना है और 2 खुलासों में से उन खुलासे का इंतखाब करना है जो आपको सबसे अच्छी तरह से आता है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, एक खुलासे को आपने 2 पेजेस पर लिखना है, ठीक है। इसकी लेंथ क्या होगी 2 पेजेस। तो इसको लिखना कैसे, आपने हेडिंग देनी है, खुलासा जो है हमारे पास, ठीक है, वो सवाल नंबर 5 है, आपने सवाल नंबर 5 की हेडिंग देनी है, सबक के उन्वान की हेडिंग देनी है, उसके बाद किसकी हेडिंग देनी है लिखते जाएं, सवाल नंबर 5 फिर सबक का उन्वान, जो सबक का आपने खुलासा लिखना है उसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद फिर हेडिंग देनी है मुसन्निफ का नाम, फिर आपको उसका पता होना चाहिए कि इसका राइटर कौन है, उसका मुसन्निफ कौन है। स्टूडेंट्स इसके बाद अगर आपको माखिज आता है उसका और उसकी सनफ आती है, क्या है कि कहानी है, नॉवल है, ठीक है, सवानिया उम्री है, सवानिया निगारी है, ठीक है, सफ़रनामा है, ये क्या चीज़ है, अगर आप उसकी सनफ आती है तो आप उसको लिख दें और माखज़ के साथ लिख दें, एक इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो ये ना लिखें, ठीक है, गलत नहीं लिखनी है आपने, अगर आपको आती हैं तो लिखनी है, अगर नहीं आती तो आपने गलत नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों के नंबर नहीं है। लेकिन अगर आप सही लिख देंगे तो एक इससे अच्छा तासुर रहेगा, लेकिन अगर आप गलत लिख देंगे तो एक इससे बुरा तासुर भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको अगर आती है अच्छे तरीके से तो ही आपने लिखनी, नहीं तो आप सबक का उन्वान मुसन्निफ का नाम के बाद आप खुलासे की हेडिंग दे दें। स्टूडेंट्स अब आप उर्दू के पेपर जब भी आप करने लगेंगे तो आपने ज़हन में रखना है कि आपने उर्दू के पेपर
पेपर को इस तरह से नहीं करना है कि यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक ले गए, सारे पेज को आपने भर दिया है। स्टूडेंट्स आपने अंदर से 2 से 3 अपने एक पेज पर 2 से 3 पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है। 2 से 3 पैराग्राफ से क्या मुराद है कि आप जो है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करने लगे हैं, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ये हो गया, उसके बाद नीचे से एक 6 लाइनों का पैराग्राफ ये हो गया और उसके बाद फिर इस तरह से, ठीक है। स्टूडेंट्स जब आप पैराग्राफ बना के लिखेंगे एक तो इससे आपका पेपर जो है वो अच्छा लगेगा, बेहतर नजर आता है, हमारे पास प्यारा लगता है, ठीक है, और जो एग्जामिनर है उसको पढ़ने में बड़ी आसानी होती है। समझ आ रही है, ठीक है। आपने एक तो स्पीड से लिखना है और साथ एक पेज पे 2 से 3 पैराग्राफ्स बनाने हैं और खुलासे को आपने 2 पेजेस पर लिखना है, इससे ज्यादा खुलासे को लेकर नहीं जाना। 5 नंबर का खुलासा है, ठीक है, 5 नंबर का खुलासा 2 पेजेस का मोर देन इनफ है, ठीक है। आपने इससे ज्यादा हरगिज़ खुलासे को नहीं लिखना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास खुलासे के बाद जो आपने अगली चीज़ करनी है वो हमारे पास इक्तबास की तशरीह है। स्टूडेंट्स अब आपको इक्तबास की तशरीह से क्या मुराद है, आपको चैप्टर्स के अंदर से कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं, ठीक है, आपने उन लाइंस की क्या करनी है, तशरीह करनी है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब इसका पेपर अब इसका पैटर्न भी वो बताता है आपने इक्तबास की तशरीह करनी कैसे है। स्टूडेंट्स अब इक्तबास की तशरीह जो है हमारे पास ये कुल 10 मार्क्स की होती है, ठीक है। अब ये 5-5 2 तशरीह आती हैं आपको, ठीक है, एक 5 नंबर की होती है, दूसरी भी 5 नंबर की होती है, ठीक है, आपने इसको ज़हन में रखना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, 1 नंबर जो है वो सबक के उन्वान का होता है, ठीक है, 1 नंबर सबक का उन्वान, आधा नंबर सॉरी, ठीक है, आधा नंबर सबक के उन्वान, 1 नंबर सबक का उन्वान मुसन्निफ का नाम दोनों मिलाकर है, आधा नंबर जो है वो सबक के उन्वान का है, आधा नंबर जो है मुसन्निफ के नाम का है, ठीक है। तो ये आपने दोनों चीजें ज़हन में रखनी है। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आप लिखने लगेंगे आपने सवाल नंबर हेडिंग देनी है, हमारे पास इक्तबास की तशरीह सवाल नंबर 3 की हेडिंग देनी है, उसके बाद इक्तबास की तशरीह की हेडिंग देनी है, चूंकि 2 होते हैं अलिफ और बे, अगर आप पहले अलिफ लिख रहे हैं तो अलिफ की हेडिंग देंगे, बे लिख रहे हैं तो बे की हेडिंग देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने सबक का उन्वान लिखना है कि किस सबक से लिया गया है ये, उसके बाद मुसन्निफ का नाम, और उसके बाद फिर माखज़ और सनफ अगर आपको आता है तो लिखें, नहीं आता तो ना लिखें, ठीक है। स्टूडेंट्स इसके बाद आपने लिख देना खत कशीदा अल्फाज के मानी, वो आपको क्या कहेगा वो स्टूडेंट्स, उसने 4 लफ्जों के ऊपर जो है वो अंडरलाइन किया होगा, आपने उन 4 लफ्जों के मायने लिखने हैं उर्दू में, ठीक है। आप अब देखिए हर लफ्ज जो है उसका आधा नंबर का मतलब है, ठीक है, 4 होंगे तो इसके 2 नंबर के आपके मीनिंग्स होंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स के आपके 2 नंबर के मीनिंग्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें अगर इस बच्चे ने तशरीह बिल्कुल भी नहीं लिखी तो 2 नंबर ये और एक ये 3 नंबर उसके बले आराम से जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तशरीह आपने क्या करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, आप कोशिश करनी है कि आप तशरीह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है वो 5 से 6 लाइनों को अगर आप सियाको सबाक लिख दें, ठीक है। स्टूडेंट्स सियाको सबाक क्या होता है, ठीक है, सियाको सबाक अगर हम यहाँ पे लिख भी दूँ आपके लिए, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास सियाको सबाक से मुराद ये है, ठीक है, सियाको सबाक से हमारे पास मुराद ये होती है कि वो जो पैराग्राफ है ना उससे ऊपर और उससे नीचे क्या बात बयान की गई है, आपने इस बात को लिखना है, इसे सियाको सबाक कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आप ये चूंकि आपके नंबर नहीं है इस चीज़ के, वो आपसे पूछा नहीं जाता, ठीक है, ये इंटर में हम लिखते हैं, इंटर में जब इक्तबास की तशरीह करवाते हैं ना, ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है वो लिखते हैं, आपके लेवल पर नहीं पूछा जाता, तो अगर आप लिख देंगे कैसे अच्छा तासुर जाएगा, ठीक है, ये है कि आपका एक पेज जो है वो कवर हो जाएगा, एक पेज पर आपका मुसन्निफ का नाम भी आ गया, सबक का नाम भी आ गया, खत कशीदा अल्फाज के मानी भी आ गए और सियाको सबाक 5 से 6 लाइनों का आ गया, फिर यह है कि एक सफ़ा मुकम्मल हो गया, फिर उससे अगले सफ़े के पे टॉप पर आप तशरीह की हेडिंग दें और 2 से 3 पैराग्राफ्स में आप जो है वो इक्तबास की तशरीह कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है इक्तबास की तशरीह करना बहुत आसान है, आपने उसी पैराग्राफ की थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पिछली बातों को रिलेट करके आपने बयान कर देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एक इक्तबास की तशरीह जो है वो आप लोग 2 सफ़ात पर करेंगे, एक सफ़ात पर आप सबक का, ठीक है, सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम, खत कशीदा अल्फाज के मानी और सियाको सबाक, और दूसरे पेज पर आप तशरीह 2 से 3 पैराग्राफ में कर देंगे। अगर आपको उस तशरीह के हवाले से बहुत ही कोई रेलिवेंट शेर आता है, कोई हदीस आती है, कोई कुरानी आयत आती है, बहुत रेलिवेंट है उससे, ठीक है, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, वरना लिखने की ज़रूरत नहीं है इक्तबास की तशरीह में, लेकिन अगर आपको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेलिवेंट चीज़ आती है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है जो आप लोगों ने, ठीक है, वो दूसरा इक्तबास की तशरीह भी आपने इसी तरह से करनी है, तो अब एक इक्तबास की तशरीह 2 सफ़ात पर, तो 2 इक्तबास की तशरीह हमारे पास 4 सफ़ात पर, ठीक है। इसके लिए जो कुल वक्त दरकार है वो आपको 20 मिनट है, ठीक है, आपने 20 मिनट से ज़्यादा इस पर हरगिज़ वक्त जो है वो ज़ाया नहीं करना, ठीक है, आपने इस बात का ज़हन में रखना है, ठीक है। और ये वक्त स्टूडेंट्स जो है मैंने बहुत सोच समझ कर अलॉट किया है इन चीज़ों को, ठीक है, अगर आप लोग इसके तहत चलेंगे तो आप बहुत आसानी से इसमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगली जो चीज़ आपने करनी है वो अशार की तशरीह है। स्टूडेंट्स अब अशार की तशरीह देखें, आपको नज़म के अशार हैं 4, उनमें से आपने 3 करने हैं, गज़ल के अशार हैं 3, उनमें से आपने 2 करने हैं, अब ये 5 अशार की तशरीह करनी है। स्टूडेंट्स अब इन अशार की तशरीह के हवाले से कुछ चीदा सी बातें जो हैं वो जहन में रखनी है आपने एक शेर की तशरीह, एक शेर 2 नंबर का होता है, तो आपने एक शेर की तशरीह एक सफ़े पे करनी है, ठीक है, एक शेर की तशरीह एक सफ़े पे करनी है। अब तशरीह करनी कैसे है, आपने सबसे पहले शेर का नंबर देना है, क्योंकि हमारे पास इस तरह से ना शेर की नंबरिंग दी होती है, ये 1 है,
ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से अशार को नंबरिंग दी होती है क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो जो शेयर करने लगे आपने उसकी नंबरिंग देनी है, ठीक है। और नंबरिंग देने के बाद फर्स्ट करें मेरे पास नहीं, मैंने नंबरिंग दे दी। अब एक शेर है हस्ती अपनी हवा आपके सी है, ये शेर है। आप इसका पहला मिसरा लिखकर और नीचे डॉटेड लाइन लगा सकते हैं दूसरी लाइन में। इससे जो है वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा शेयर किया और आपकी 2 लाइन्स भी बिल्ड हो जाएंगी। उसके बाद अगर ये नज़म का शेर की तशरीह कर रहे हैं तो आपने नज़म का उन्वान भी लिखना है, शायर का नाम भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मुसन्निफ नहीं शायर होता है नज़म का, ठीक है। नज़म का उन्वान, शायर का नाम, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स अक्सर जो बच्चे हैं वो मफहूम की हेडिंग देकर मफहूम लिखते हैं। आपने ये सब बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास जो मफहूम है, ठीक है, वो एक खास उर्दू की सलाह है जिसको हमने 1 से 1.5 लाइन के अंदर लिखना होता है। क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर, ठीक है, इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो मफहूम को 1 से 1.5 लाइनों में, ठीक है, उसको लिख सकें। तो मफहूम अगर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो इससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आप कोशिश करें कि आप मफहूम जो है वो अलग से ना लिखें, आप सिंपल तशरीह की हेडिंग दें और पहली 1.5 से 2 लाइनों के अंदर जो है वो आप मफहूम लिख दें, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने उस शायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बयान कर दें, ठीक है। ये 2-3 लाइनें हैं जो आप याद कर लें और हर शेर में ये लिख दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपसे पूछ लिया गया दिलावर फिगार के बारे में, ठीक है। दिलावर फिगार एक कादरुल कलाम शायर हैं, वो उर्दू शायरी का यहाँ का अहम असासा हैं, उन्होंने बहुत सारी नज़में और गज़लें लिखी। इस तरह करके आप 2 से 3 लाइनों को बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको शेर आ गया है उसकी आपने तशरीह कर देनी है, ठीक है। और एक जो है वो रेलिवेंट शेर या कोड या कोई हदीस या कोई आयत अगर आपको आती है तो आपने उसके अंदर लाजमी तौर पर ऐड कर देनी है। स्टूडेंट्स अब जितने भी नज़में हैं इनका एक अनवान, इनके जो जितने भी अशार हैं हमारे पास वो सब एक अनवान के गिर्द घूमते हैं। तो आपने क्या करना है, हर नज़म के मुताबिक रेलिवेंट एक शेर याद कर लें, उस नज़म में से कोई भी शेर आ जाए आपने वो शेर उसके साथ, ठीक है, लिख देना है, ठीक है। ये नज़म के हवाले से। लेकिन गज़ल जो है उसका हर शेर जो है वो अपनी इनफरादी हैसियत रखता है, गज़ल का हर शेर जो है वो अपने अंदर एक अलग मानी रखता है। तो गज़ल में हम इस तरह नहीं कर सकते, ठीक है। गज़ल के आपने बेहतर है कि आप हर शेर के एक रेलिवेंट एक शेर याद कर लें। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनसे याद नहीं होते तो उनके जहन में उस वक्त आप कुछ सीधा सीधा से अशार याद कर लें। अगर उनके रेलिवेंट आपको जो वहाँ पे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेर लाजमी लिखना है एंड पर, ठीक है। स्टूडेंट जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको एक शेर में पूरे 2 में से 2 नंबर और 10 में से 10 नंबर जो है वो इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक शेर की तशरीह बताई, इस तरह आपने नज़म के 3 अशार की तशरीह इस तरह से करनी है। गज़ल की जब आप तशरीह करने लगेंगे तो गज़ल की आपने नंबर देना है, गज़ल की शेर पहला मिसरा लिख दें, दूसरी डॉटेड लाइन लगा दें। उसके बाद गज़ल, ठीक है, उन्वान नहीं होता स्टूडेंट्स, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। गज़ल का उन्वान क्यों नहीं होता मैंने आपको पहले बताया था। गज़ल जो है इसका हर शेर जो है वो अपनी इनफरादी हैसियत रखता है। एक शेर में अगर एक बात हो रही है तो दूसरी में हो सकता है उससे बिल्कुल उल्ट हो या कोई और बात चल रही हो, ठीक है। तो गज़ल ये चीज़ नहीं होती, नज़म का उन्वान होता है, ठीक है। तो गज़ल में सिर्फ आपने शायर का नाम लिखना है और तशरीह की हेडिंग देके पहली 1.5-2 लाइनों में मफहूम और उसके नीचे आपने फिर शायर का थोड़ा सा तारुफ करवाने के बाद तशरीह लिख देनी और उसके एंड पे रेलिवेंट जो है जो आपको शेर आता है वो आपने लिख देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स इस तरह से आपने अपने अशार की तशरीह को मुकम्मल करना है। इसके लिए जो कुल वक्त दरकार है वो आपके पास 30 मिनट है, मतलब आपने एक शेर को 6 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। आपने अपनी राइटिंग स्पीड को तेज़ रखना है, ठीक है। इसे 30 मिनट के अंदर मुकम्मल करना है। और कितनी लेंथ जो है वो इसकी दरकार है, उसकी 5 सफ़ात दरकार है, 5 पेजेस जो है वो आपने इसकी लेंथ को रखना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन होगा हमारे पास वो सबसे लेंथी क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स का मजमून निगारी। अब स्टूडेंट्स इसके 15 मार्क्स होते हैं। 15 मार्क्स के लिए आपने इसको, ठीक है, 40 मिनट आपने देने हैं इसको, ठीक है। और हमारे पास 6 पेजेस होंगे, आपने इसको 6 पेजेस पर अटैम्प्ट करना है। अब स्टूडेंट्स 3 मज़ामीन आते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये होता है कि जो आपको उर्दू कवायद इंशा के अंदर मज़ामीन दिए गए हैं, पहले हाफ में से एक आ जाता है, दूसरे हाफ में से एक आ जाता है, और जो लास्ट पे उन्होंने सिलेक्टेड टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ से एक आ जाता है। तो आप जिन मज़ामीन को भी तैयार करें, आपको जो मजमून सबसे ज़्यादा अच्छा आता है, जो सबसे ज़्यादा बेहतर आता है, आपने उस मजमून का इंतखाब करना है और उसको याद करना है और उसको पेपर के अंदर अटैम्प्ट करना है आपने, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, मजमून के हवाले से आपको मुतल्लिक़ा अशार आने चाहिए, आयात आनी चाहिए, कुरानी आयत, हदीस आनी चाहिए जो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको किसी कोई मुफक्किर का या फ़िलासफ़र का कोई कॉल है, ठीक है, तो वो आपको आना चाहिए जो आप अपने मजमून के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें जब आप इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो ये कि आपकी लाइंसें कवर होती हैं, ठीक है। जब आपकी लाइंस कवर होती हैं तो आपको पेन से कम लिखना पड़ता है, जिससे आपका टाइम बचता है और आप बहुत कम टाइम में ज़्यादा पेजेस को कवर कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपके पास एक मिनट नहीं कि उर्दू के पेपर के अंदर जो आपकी लेंथ है बहुत मैटर करती है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपकी लेंथ देखेगा आपने 6 पेजेस का लिखा हुआ है तो हो सकता है कि बिल्कुल ना पढ़े, हो सकता है कि कुछ पढ़ ले और आपको 15 में से 14 नंबर देकर, ठीक है, वो जो है वो आपके पेपर को सम अप करे, ठीक है। स्टूडेंट्स उर्दू के पेपर में लेंथ जो है बहुत मैटर करती है और हमने ये चीज़ें देखी हैं कि जिन स्टूडेंट्स की लेंथ पूरी होती है, चाहे उन्होंने थोड़ा बहुत गलत भी लिखा है, उनके मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स की लेंथ जो है वो कम होती है, ठीक है, उनके मार्क्स जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। तो आपने अपनी लेंथ का प्रॉपर ख्याल रखना है और जितनी लेंथ आपको बताइए इसको आपने पूरा करने की कोशिश करनी है।
मुझे पता है कि आप लोग इसको पहली मरतबा अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उर्दू हमारे बच्चे तो लिखते बहुत कम है। मिसाल के तौर पर इस महीने के अंदर एक टेस्ट हुआ उर्दू का, जो आपने स्कूल या अकेडमी के अंदर या आपने टेस्ट हुए वहीं पर आपने उर्दू लिखी है, फिर वो अगले महीने टेस्ट होगा तो आपने अगले महीने ही उर्दू लिखनी है, आपने घर तो कभी इसकी लिख कर प्रैक्टिस करनी ही नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप लोग जो है वो इसमें अच्छे नंबर लेना चाहते हैं और आप लोग इसमें उर्दू में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उर्दू जो है ये आपके ओवरऑल रिजल्ट पर असरअंदाज ना हो, तो आपने इसकी घर में भी प्रैक्टिस जो है वो लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। साइंसेस में पूरे नंबर आ जाते हैं, उर्दू में पूरे नंबर लेना जो है एक डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। और पूरे नंबर ना सही 72 73 मार्क्स लेना ये भी एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जितना हमने टाइम अलॉट किया हमारे पास 130 मिनट यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो जवाबी कापी है, मैं आपको ये बात बताना भूल गया, 21 सफ़ात पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपके सामने सफ़ात की तकसीम करके हमारे पास 21 पेजेस मुकम्मल हो गए हैं। मतलब हमारे पास 130 मिनट के अंदर हमने सारी जवाबी कॉपी को भर देना है। स्टूडेंट जब आप एग्जामिनर जो है वो आपकी जवाबी कॉपी को पकड़ेगा तो अगर वो सारे एमसीक्यूज आपके ठीक होंगे और जब वो इस तरह से देखेगा खोलकर आपने सारी जवाबी कॉपी भरी होगी तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। और आपको 75 में से 74 तक मार्क्स जो हैं वो आपको बड़े आराम से मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने इस स्ट्रेटजी को डिस्कस किया कि हम किस तरह से किस सवाल को कितना वक्त देना और किस तरह से हमने अपने पेपर को, ठीक है, उर्दू का जो पर्चा है उसको बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने इस बात का ज़हन में रखना है कि जो मैंने फिगर्स जो हैं ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं दिए, बल्कि ये प्रॉपर प्रैक्टिकल करके जितने जो है वो जिस सब्जेक्ट के लिए जितना टाइम बनता है और जिस स्पीड के साथ बनता है, जो स्टूडेंट्स की स्पीड है हमने उसी हिसाब से इसको अलॉट किया है और एक लिमिटेड वक्त में इन सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो स्टूडेंट्स होपफुल ये वीडियो जो है ये आपके लिए मुफीद रही होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप समझते हैं कि वीडियो जो है ये दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा पहुंचा सकती है, तो आप आप इस वीडियो को अपने फैलोज़ के साथ ज़रूर शेयर करें। स्टूडेंट्स आप इस तरह की मुफीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी मसला है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके हर मसले का जो है वो ज़रूर आंसर करेंगे। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें बताई हैं और ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई वीडियो के साथ नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।